अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज़ैन अफजल एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। जैसे जैसे ओ लेवल्स के पेपर करीब आ रहे हैं, बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि सर एटीपी में क्या याद करना है, एटीपी का पेपर कैसे करना है, एटीपी के पेपर में क्या होता है। तो आज हम एटीपी का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन उससे पहले मैं आपको देता हूँ एटीपी के बारे में। देखो, एटीपी के पेपर में अगर आप पिछले 20 साल के पेपर्स भी देख लो ना, तो सिर्फ 7 to 8 एरियाज ऐसे हैं जिनमें से एटीपी आता है। अगर उन 7 to 8 एरियाज पे आपने कमांड कर ली तो आपका एटीपी का पेपर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं आते, क्वेश्चन जरूर डिफरेंट आते हैं, लेकिन जितना भी डिफरेंट वो क्वेश्चन बनाए उन एरियाज से वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो आज हम जो आपका पेपर नंबर 4 होता है एटीपी का, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, तो इसका सेकेंड वेरिएंट आज हम करने जा रहे हैं मई जून 2023 का। ठीक है, टाइम इसका नोट कर लें कि ये 1 घंटा आपको मिलता है इस पेपर को सोल्व करने के लिए, और ये 40 मार्क्स का पेपर होता है आपके पास। ठीक है, 1 घंटे में आपने ये पूरा पेपर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेटेड द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो टिश्यू। पोटैटो टिश्यू को यूज करना है, पोटैटो को यूज करना है, और हमने मूवमेंट ऑफ वाटर यानी ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करना है। दे वर प्रोवाइडेड विद, अब उनको क्या चीज प्रोवाइड की गई है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? अब बैलेंस, एक बैलेंस जिसपे वो मेजर करेंगे अपने पोटैटो को, 5 सिलेंडर्स ऑफ पोटैटो टिश्यू विद इक्वल डायमीटर्स। ठीक है, 5 सिलेंडर्स है पोटैटो टिश्यू के, यानी एक उन्होंने पोटैटो लिया, उसके 5 सिलेंडर्स बना लिए, यूं सिलेंडर्स की फॉर्म में उसको कट कर लिया, और इन्होंने हमें ये क्या बताया हुआ है इस क्वेश्चन में कि उसका इक्वल डायमीटर है, डायमीटर उनका इक्वल है, लेंथ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl की 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई हैं। ठीक है, और उसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, इसका कोई वो नहीं है। 5 टेस्ट ट्यूब्स, अ शार्प नाइफ, एक छुरी दी है, वाइट टाइल, एक टाइल दी है जिसपे आप चीजों की कटिंग वगैरह करोगे। उसके अलावा आपको मार्कर पेन दी है और आपको एक पेपर टॉवल दी है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। सो दे यूज द फॉलोइंग मेथड। अब आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं, अब आपने मेथड कौन सा यूज करना है? अब जो मेथड आप यूज करोगे वो क्या करोगे? सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको लेबल करना है विद 0%, 2%, 4%, 6% और 8%। ये आपने कॉन्सेंट्रेशन लगानी है, उनके ऊपर लेबल करना है टेस्ट ट्यूब को। ये NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, NaCl की उन्होंने आपको बताया था कि 5 कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हैं। देन कट ईच ऑफ द पोटैटो सिलेंडर सो दैट ईच हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम। ये देखो, अभी ऊपर हमें बताया था कि उन्होंने आपको 5 सिलेंडर्स दिए हैं जिनका डायमीटर इक्वल है, लेकिन लेंथ का हमें नहीं पता कि वो इक्वल होगी या नहीं इक्वल होगी। आपने हर पोटैटो सिलेंडर को लेना है, उसको बैलेंस पे रखना है और उसका मास मेजर करना है। ठीक है, वो मास 3.5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.5 हो सकता है। देन आपने उसको कट करना है, उसको इतना कट करना है कि उसका मास जो है वो 3 ग्राम के इक्वल हो जाए हर एक सिलेंडर का। 5 सिलेंडर्स थे आपके पास। प्लेस 1 सिलेंडर ऑफ पोटैटो इन ईच टेस्ट ट्यूब। फिर हर एक टेस्ट ट्यूब में जो आपने प्रिपेयर की हुई है उसमें आपने एक एक पोटैटो का वो सिलेंडर ऐड कर देना है। ठीक है, ये उन्होंने आपको करके भी दिखाया हुआ है, ये पोटैटो सिलेंडर उन्होंने ऐड किया हुआ है हर एक टेस्ट ट्यूब में। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? ये 0% का होगा, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह इसकी परसेंटेज इंक्रीज करती है NaCl की। देन नोट द टाइम एंड लीव द पोटैटो सिलेंडर इन द सॉल्यूशन फॉर 40 मिनट्स। पोटैटो को उसके अंदर डाला, टाइम नोट किया और 40 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दिया। आफ्टर 40 मिनट्स रिमूव द पोटैटो सिलेंडर्स फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। 40 मिनट्स के बाद आपने उन सिलेंडर्स को बाहर निकाल लिया। ड्राई ईच पोटैटो सिलेंडर यूजिंग ए पेपर टॉवल। एक पेपर टॉवल को यूज करते हुए हर एक पोटैटो को आपने ड्राई कर लिया। अब जो ये ड्राई आपने करना है ना, ये बहुत हार्शली ड्राई नहीं करना उसको, बल्कि सिर्फ जेंटली टैप करना है टॉवल के साथ। ठीक है, मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ ईच पोटैटो सिलेंडर। 40 मिनट्स के बाद आपने हर एक पोटैटो सिलेंडर का मास दोबारा से मेजर करना है। पहले जो मेजर किया था वो 3 ग्राम था, अब आपने ये देखना है कि अब मास कितना हो गया है। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं। कंप्लीट द कॉलम हेडिंग इन टेबल 1.1। अब ये टेबल है हमारे पास 1.1, इसमें हमने इसको कंप्लीट करना है। कैसे? इसको कंप्लीट हमने कैसे करना है? इन 2 आपके पास ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। ठीक है, उन्होंने कहा फिगर 1.2 शोज द बैलेंस रीडिंग फॉर द पोटैटो सिलेंडर टेकन फ्रॉम 0% एंड 8% साल्ट सॉल्यूशन आफ्टर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद हमने 0% वाली टेस्ट ट्यूब और 8% वाली टेस्ट ट्यूब, इन दोनों टेस्ट ट्यूब से जो पोटैटो निकाला है उनका आपको मास बता दिया गया है। इनिशियल इनका मास कितना था दोनों का?
3 ग्राम, ठीक है। आफ्टर 40 मिनट्स जो 0% वाला सोल्यूशन है उसका मास हो गया 3.9 और 8% वाले का हो गया है 2.2। इन दोनों को देखते हुए हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। देन रिकॉर्ड दी मैसेज एज फाइनल मैसेज इन टेबल 1.1, ठीक है। ये उन्होंने आपको बताया हुआ, ये हमारे पास 5 सिलेंडर्स थे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। कुछ के मैसेज उन्होंने लिखे हुए हैं और कुछ के आपने खुद लिखने हैं। अब देखो इसमें स्टार्टिंग मैस जो था वो हमारे पास था 3 ग्राम, सो इसका आंसर आएगा वो 3 उन्होंने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पे यूनिट लिख देना है, ठीक है। अब फाइनल मैस कितना बनेगा, फाइनल मैस भी आपके पास ग्राम में ही बनेगा। तो इन तीनों का बताया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है 0% का और 8% का। 0 का फाइनल मैस कितना था, ये लिखा हुआ है 3.9, सिंपल आपने यहाँ पे 3.9 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 8% वाले का मैस था 2.2, सो 8% वाले का मैस हो गया 2.2, ठीक है। अब चेंज इन मैस जो है वो भी हमारे पास ग्राम में ही आएगा, ये यूनिट आपने ऊपर लाजमी लिख लेना, इसलिए आपको ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दी हुई है। अब आपने डिफरेंस देखना है, डिफरेंस हम चेंज इन मैस जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल मैस इसमें से इनिशियल मैस या स्टार्टिंग मैस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 3.9 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा प्लस 0.9, ठीक है। इसी तरह 2.2 माइनस 3.0, तो ये आंसर जो है ये नेगेटिव में बनेगा, तो ये बनेगा नेगेटिव 0.8, ठीक है। इस तरह आपको ये इस टेबल के मार्क्स मिल जाएंगे, ये चीजें आपने इस टेबल में करनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वाटर कैन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द पोटैटो सेल्स। जाहिर बात है हम लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे रख रहे हैं जब पोटैटो को, तो ऑस्मोसिस हो सकती है, वो ऑस्मोसिस में वाटर पोटैटो सेल के अंदर भी एंटर हो सकता है और उससे बाहर भी जा सकता है बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। सॉल्ट कैन नॉट मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ऑस्मोसिस में आपने याद रखना है सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, सॉल्ट या इसके अलावा और कोई भी आयंस ये ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, ओके। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 6% सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले देखना है कि 6% सॉल्ट सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या आया था। अब मैं आपको दिखाता हूं 6% सॉल्ट सॉल्यूशन। देखें 6% सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हुआ था, आपके पास इनिशियल मैस था 3 ग्राम, फाइनल मैस आफ्टर 40 मिनट्स कितना आया 2.3 ग्राम। इसका मतलब है कि मैस जो है पोटैटो का कम हो गया है। कम होने का मतलब है कि पोटैटो में से वाटर जो है वो बाहर चला गया है, निकल गया है पोटैटो में से, ठीक है। इसी चीज को हमने यूज करना है आगे अपने क्वेश्चन में। इसमें हम इनको क्या बताएंगे कि 6% सॉल्ट सॉल्यूशन जो था उसमें से वाटर ने क्या किया था, वाटर मूव्स आउटसाइड, वाटर मूव्स आउटसाइड दी पोटैटो। या फिर हम ये लिख सकते हैं इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गए हैं। सो 6% में वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गए हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और साथ फिर इसके बताना पड़ेगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो पोटैटो में थी और लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो आपके 6% सॉल्ट सॉल्यूशन में थी। सो आंसर में क्या बनेगा कि वाटर पोटैटो से निकल के सॉल्ट सॉल्यूशन में एंटर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू दैट ऑल द पोटैटो सिलेंडर्स हैव द सेम मास एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट में हमने बताया था कि उसका डायमीटर तो सेम था, लेकिन उसके बाद हमने उन सबको 3 गेम्स में किया था कट करके, ठीक है। तो उन सब का मैस हमने सेम क्यों लिया था, सिंपली कि जब हम सेम मैस लेते हैं तो हम इजीली उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। बाद में जो हमने टेबल बनाया है, टेबल में हम एक दूसरे के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं कि किसमें कितना चेंज आया था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना टेबल में किसमें कितना चेंज आया था, तो ये चेंज के लिए जरूरी है कि हम उनका मैस इक्वल कर लें सबका, ठीक है। सो इसमें सिंपल आपने ये लिख देना है कि फॉर द कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी मस्ट टेक द इक्वल मैसेज ऑफ ऑल द पोटैटो सिलेंडर्स। ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन वर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ 10% सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर नीडेड टू मेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4% सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला जो है आपके इस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा।
देखें उन्होंने पूछा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10% साल्ट सोल्यूशन। सो पहला वॉल्यूम जो है वो V1 हो जाएगा और साल्ट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पहली M1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है क्या 4% साल्ट सोल्यूशन। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो V2 हो जाएगा और 4% जो है वो M2 हो जाएगा, ये आपने देख लेना है, ठीक है। अब M1 की वैल्यू दी हुई है 10, V2 की वैल्यू दी हुई है 10 और M2 की वैल्यू दी हुई है 4, लेकिन V1 कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। तो सिंपल इस फॉर्मूले में हम ये पुट करेंगे, पुट करते हैं। M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, V1 हमने फाइंड आउट करना है, M2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो इसमें से जब V1 का हम आंसर निकालते हैं तो V1 का आंसर हमारे पास बनता है 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो अब देखो V1 इसका 10% सोल्यूशन जो था उसका हमने 4 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और टोटल हमने कितना बनाना था 10। तो 4 जब ये आ गया तो डिस्टिल्ड वाटर आएगा 6, 4 और 6 मिलके 10 सेंटीमीटर क्यूब बना देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हम कितना यूज करेंगे और वॉल्यूम ऑफ 10% साल्ट सोल्यूशन कितना यूज करेंगे। 10% का हमने निकाल लिया, वॉल्यूम यूज करेंगे 4, सो 4 सेंटीमीटर क्यूब और डिस्टिल्ड वाटर का हम करेंगे 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये 6 सेंटीमीटर क्यूब क्यों किया, क्योंकि जो हमने टोटल बनाना था वो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब बनाना था, ओके। तो इस तरह ये आपको 2 मार्क्स इनके मिल जाएंगे। और ये आपने याद रखना है कि आपने जब वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ आपने यूनिट जरूर लिखना है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके, ओके। देन आगे वो पूछा कि एक्सप्लेन व्हाई यूजिंग ए 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर इज बेटर देन यूजिंग ए 50 सेंटीमीटर क्यूब बीकर फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड साल्ट सोल्यूशन। ये जो डिस्टिल्ड वाटर और साल्ट सोल्यूशन है इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर अगर यूज करेंगे तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें मार्किंग्स जो है वो हमारे पास बड़ी होंगी, सो हम 6 और 4 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्टली मेजर कर सकेंगे, जबकि जो 50 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर होगा उस पर मार्किंग्स छोटी होंगी, इस वजह से उसमें हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम ये किस तरह ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस मेजरमेंट के लिए कौन सा सिलेंडर यूज करना है, तो इसका सिंपल सा एक एस्टिमेट होता है कि अगर हमारे पास जैसे अब ये 6 वैल्यू और 4 वैल्यू है तो इससे जो बड़ा बन रहा है यूनिट वो 10 के करीब बन रहा है, तो इस वजह से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर यूज करेंगे। अगर इन्हीं वैल्यूज में अगर हम कहें कि हमने एक 6 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है, एक हमने 8 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है, एक 11 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है, ठीक है। तो अब हम 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर 15 वाला है तो वो यूज कर लें, अगर 20 के करीब है तो वो भी यूज कर लें, ठीक है। अगर हमने कभी 45 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करना है, 45 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके लिए ये नहीं होगा कि हम 10 वाले 4 दफा भर के डालें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई हम 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला ही यूज कर लें आपके पास बीकर, ठीक है। तो ये तरीका होता है बीकर को यूज करने का। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने अक्सर पास पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखा है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट ड्राइड द पोटैटो सिलेंडर बिफोर ऑब्टेनिंग देयर फाइनल मैस। जब हमने 40 मिनट्स के बाद वो पोटैटोस को निकाला है बीकर्स के अंदर से, तो हमने पेपर टॉवल के साथ उनको ड्राई क्यों किया था, ठीक है। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि वो आपने हार्शली ड्राई नहीं करना, बल्कि जेंटली सिर्फ टैप करना है उसको वहां पे। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि पोटैटो के ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर लगा हुआ है वो ड्राई हो जाए, ताकि हम एग्जैक्टली सिर्फ वही वाटर का मैस फाइंड आउट करें जो या तो एंटर हुआ है उसके अंदर या फिर उसको छोड़ के बाहर चला गया है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल, इसलिए यहाँ पे आपने अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, या द एक्सटर्नल वाटर कैन टेम्पर द आवर वैल्यूज, सो वी ड्राई द एक्सटर्नल वाटर, ओके। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें, हम लोग आपका कमेंट बॉक्स देखते रहते हैं और जिन बच्चों की क्वेरीज आती हैं उनको आंसर भी किया जाता है, ओके। तो अभी चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ परसेंटेज concentration of salt solution against change in mass, join your points with ruled lines, ओके। सबसे पहले हमने वही जो वैल्यूज हमें ऊपर दी हुई थी उनको हमने इस पे ड्रॉ करना है। अच्छा, अब देखिए ये 0 से शुरू होता है ये ग्राफ, एक चीज हम इसके ऊपर लेंगे, एक चीज इसके नीचे लेंगे, एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, और ये हमारा बनेगा एक्स एक्सिस,
ओके, अब इस पे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज इन मैस, कि मैस में कितना इंक्रीज हुआ था। ये हमने जो फाइनल लिखा था, हमने ऊपर टेबल में देखा था कि जो चेंज इन मैस है उसकी वैल्यूज पॉजिटिव में भी आई हुई थी और नेगेटिव में भी आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी नेगेटिव। ओके, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन में आपको याद है कि हमारे पास 4 थी, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 थी हमारे पास। अब हमने कोशिश करनी है कि ये जो ग्राफ है ना, मतलब आपने ग्राफ को तकरीबन हाफ से ज्यादा या 75% कवर करना होता है अपनी वैल्यूज के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसी के अंदर ही आ जाएंगी, तो ये बाकी ग्राफ तो आपका यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि आपने उस तरह डिवीजन करनी है कि हमारा जो ग्राफ है ना वो कवर हो जाए। सो अगर मैं अब बात करूं कि हम किस तरह इसकी करेंगे, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इसको कवर करें। जैसे कि हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद हम लोग 4 रख लेते हैं। अगर हम 10 के नहीं 4 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे हम 10 के बाद 3 रखते हैं, ठीक है। फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 6 रखते हैं, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद हम 9 रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 8% है वो यहाँ कहीं पे बनेगा, तो हमारा ग्राफ उसका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो इंक्रीज इन चेंज इन मैस था, वो जब ऊपर हमने किया था, वो वैल्यूज आपने नोट की होंगी, तो उसमें जो चेंज की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 0.9 या 1.2 तक जा रही थी, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करें कि हर हाफ बॉक्स के बाद, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप इसको 0.2 कर लें, 0.4, 0.6, 0.8 और ये आपके पास 1 हो जाएगा। अगर तो 1 तक है उसमें चेंज इन मैस में, तो आपकी वैल्यूज इस तरह बनेंगी। अगर सपोज 1 से ऊपर जा रही है तो आप इसको चेंज कर देंगे, आप इसको 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 और 1.5 कर दें, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना है कि आपको वहां पे किस तरह की वैल्यू दी हुई है। देन उसके बाद जिस कॉन्सेंट्रेशन पे जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज में भी इसी तरह आएगा, बिल्कुल इसी तरह डिक्रीज में भी वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। डिक्रीज वाली वैक्टर्स जो है वो नेगेटिव के साथ बनेंगी, तो इसमें आपने लिखना है -0.2, -0.4, -0.6, इस तरह, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है। ग्राफ में हमने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो 2% थी उस पर कितना हुआ था, सपोज हम कर लेते हैं उस पर इतना हुआ था, ठीक है। उस पर 0.6 हुआ था, तो 0.6 ऊपर से और नीचे से हम ये हम पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा इसी तरह बनेगा, इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा और इसी तरह 4th पॉइंट बनेगा। ये मैं तो आपको सिर्फ रैंडमली बना के दिखा रहा हूँ, आपने उस टेबल के अकॉर्डिंगली जो हमने पहले किया था उस टेबल के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स बनाने हैं, और देन फिर आपने रूलर से इनको आपस में मिला देना है। और ये इधर नहीं जाना था, ये इधर आएगा और देन फिर ये इधर आएगा, ठीक है। इस तरह आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, बस ये कोशिश करें कि ग्राफ जब बनाएं तो ग्राफ जो है वो जरा साफ सुथरा बनाएं। मैंने तो इधर ये रैंडमली बनाया आपको समझाने के लिए। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए एक और चीज ध्यान रखा करें कि एक्स और वाई में हम नंबर्स तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन उसके नीचे उसका यूनिट नहीं लिखते, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो साथ उसके परसेंटेज डालेंगे, और जब इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे तो उसके साथ ग्राम हम लिखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में। ओके, देन यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछे कि ईच पोटैटो सिलेंडर हैड ए स्टार्टिंग मास ऑफ 3 ग्राम। शुरू में उसका 3 ग्राम था। यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द फाइनल मास ऑफ ए पोटैटो सिलेंडर प्लेस्ड इन ए 3% साल्ट सॉल्यूशन, शो योर वर्किंग ऑन योर ग्राफ। लें जी, ये ग्राफ से ही आगे उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि अब हम ग्राफ को कैसे यूज करेंगे। अब देखें ग्राफ अगर आपको याद हो हमने क्या बनाया था, हमने साल्ट सॉल्यूशन में 2% का साल्ट सॉल्यूशन लिया था, 4 का लिया था, 6 का लिया था, 8 का लिया था, और बल्कि ये लिया था 0 2 4 6 8, ठीक है। ये 4 हमने साल्ट सॉल्यूशन लिए थे कॉन्सेंट्रेशन के। उसके बाद हमने इस पे ग्राफ बना दिया था। हम सपोज करते हैं कि हमारा ग्राफ जो था ना वो इस तरह बना था, नहीं जी, ये हमारा ग्राफ बना था। अब उन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि आप ये बताएं कि 3% पे कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास 3% कहाँ पे बनता है। हमें पता है कि 2 और 4 के दरमियान में कहीं पे हमारे पास 3 बनता है, तो 2 और 4 के दरमियान में हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी पॉइंट को हम लोग आपके पास वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे, तो जिस पॉइंट पे वर्टिकली ये ग्राफ के साथ मिलेगा, अब वो हमारा पॉइंट होगा। आंसर में हम क्या करेंगे,
आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो y एक्सिस पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास चेंज इन मास की, वो वैल्यू हमने आंसर में लिखनी है, ठीक है। अब ये चेंज भी हो सकती हैं, आपके ग्राफ पे मे भी कोई और वैल्यू हो, आपने किसी और तरह से किया हो, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कई जगह पे ना मिल रही हो, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये 4 का बन रहा है और ये पॉइंट जो है ये 5 का बन रहा है और इसके सेंटर में कहीं पे आ रही है, ठीक है, तो आप 4 to 5 ग्राम भी लिख सकते हैं। आप राउंड अबाउट करके अगर आप 4.5 भी लिख देंगे वो भी ठीक ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को फिर ये आइडिया हो जाता है कि आपने काम ठीक किया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ पे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके साथ ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्राम उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है, तो ग्राम हम क्यों लिखेंगे। देन वो कह रहा है कि डिजाइन एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द पोटैटो टिश्यू इज इक्वल। हमने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन, एक एक्सपेरिमेंट अब खुद डिजाइन करना है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि हमने ये देखना है कि किस सॉल्ट सॉल्यूशन की किस कंसंट्रेशन पे मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द पोटैटो टिश्यू वो इक्वल होती है, यानी किस कंसंट्रेशन पे जो चेंज इन मास है वो जीरो आएगा। हम पहले भी जो आपके पास डालेंगे 3 ग्राम का ही पोटैटो डालोगे और बाद में जो निकलेगा 40 मिनट्स के बाद वो भी 3 ग्राम का ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ आगे रूल्स दिए हुए हैं। योर इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन दी मेथड डिस्क्राइब ऑन पेज नंबर 3, वही मेथड जो हमने स्टार्ट में किया था वही हमने करना है, बट यूजिंग चेंज इन लेंथ ऑफ द पोटैटो टिश्यू एंड नॉट चेंज इन मास। लें जी, यहाँ पे हो गया। अब जरा एक दफा पीछे जाएं अपने क्वेश्चन में, हमने क्या कहा था, हमारे पास डिफरेंट सिलेंडर्स हैं, इनका डायामीटर सेम है लेकिन इनकी लेंथ चेंज थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक सिलेंडर लिया था, उसको बैलेंस पे रखा, उसका मास सपोज आया 3.5, हमने थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है, कट करके उसको थोड़ा छोटा कर लिया, अब उसका मास आया 3.2, हमने कहा ये भी ज्यादा है, हमने तो 3 ग्राम करना है, हमने और कट कर लिया और इसको 3 ग्राम का एग्जैक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि उधर हमने चेंज इन मास चेक करना था। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने चेंज इन लेंथ करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उसी तरह 5 सिलेंडर्स लेंगे पोटैटो के, जिनका डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम होगा, लेकिन इस बार अब उनका मैच नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उनकी लेंथ जो है ना वो इक्वल करेंगे, यानी इसको इक्वल लेंथ में सबको कट डाउन कर देंगे, सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इक्वल लेंथ है, उसी तरह 5 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उसके ऊपर हम लोग 0%, 2%, 4%, 6%, 8% लिखेंगे। इन चारों को उठा के पांचों को 40 मिनट्स के लिए इन टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे, ओके। 40 मिनट्स के बाद उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने चेंज इन मास कैलकुलेट किया था, लेकिन इसमें हम चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही वो उन्होंने पहले बताया था, पूछा था ना क्वेश्चन कि मास इक्वल लेना क्यों जरूरी है, ताकि बाद में हम कंपैरिजन कर सकें। अब इसमें तो हमने मास इक्वल नहीं लिया, बल्कि इसमें हमने लेंथ इक्वल ली है, तो अब हम कंपैरिजन भी किसका करेंगे, लेंथ का करेंगे, और चेंज इन लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी के ही वो पूछ रहे हैं, अभी हमने जो लेंथ को इक्वल कर लिया कि आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इन्वेस्टिगेशन यू हैव डिजाइंड। अब आपने जो इन्वेस्टिगेशन डिजाइन की है ऊपर, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास बनेगा चेंज इन लेंथ, कि चेंज इन लेंथ जो है ना उसको हम अपनी मर्जी से वेरी नहीं कर सकते। चेंज इन लेंथ हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो सॉल्ट कंसंट्रेशन हो सकती है, वो इनिशियल लेंथ हो सकती है, वो टाइम हो सकता है जितना हमने रखना है, वो टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है चेंज इन लेंथ। लेंथ में चेंज कितनी आएगी ये हमें नहीं पता उसका, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। पोटैटो स्टोर स्टार्च, डिस्क्राइब टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर ए पॉजिटिव रिजल्ट। स्टार्च के लिए हमने जो टेस्ट अपनी थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, वो कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था आयोडीन टेस्ट, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो आयोडीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम सिंपल आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोग किसी भी ड्रॉपर की मदद से उसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो अपने सैंपल पे, अब सैंपल में पोटैटो भी दिया हो सकता है, आपको कोई सॉल्यूशन भी बना के दिया हो सकता है, आपने सिंपल आयोडीन सॉल्यूशन के जो ड्रॉप्स हैं वो सैंपल के ऊपर गिरा देने हैं। तो उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर तो आपका सॉल्यूशन ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्टार्च
प्रेजेंट है, और अगर वो नो कलर चेंज, अगर उसमें उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो आयोडीन टेस्ट हम स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो आगे वो कह रहा है दी स्टार्च कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज फॉर दी प्लांट टू यूज इन दी रेस्पिरेशन, नेम दी रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर दी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, स्टार्च जो था वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर था, जबकि जब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, और उसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट। सो बेनेडिक्ट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर सच एज द ग्लूकोज। ये आपका इसमें लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसकी तरफ देखते हैं। उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फिगर 2.1 इज द फोटोग्राफ ऑफ ए लीफ फ्रॉम ए पोटैटो प्लांट। एक पोटैटो प्लांट से हमने लीफ उठाया, उसकी फोटो यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है। इन द स्पेस बिलो मेक ए लार्ज ड्राइंग ऑफ ए लीफ एज अपीयरेंस इन 2.1। 2.1 से नीचे, इससे नीचे हमने एक बड़ी डायग्राम बनानी है जो इस 2.1 से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपल आपने जो नीचे स्पेस दी होगी उसमें क्या करना है, इसी की तरह की एक आपने उसके साथ पेंसिल के साथ ड्राइंग कर देनी है। ठीक है, लेकिन बस ये आपने देखना है कि ये ड्राइंग जो है वो बड़ी होनी चाहिए इससे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ये स्पेस में आपने इसको सिंपल ड्रॉ कर देना। और इसकी क्या क्या ड्रॉ करेंगे, हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे, हम इसका ये स्टॉक ड्रॉ कर देंगे, पॉइंटेड एंड ड्रॉ कर देंगे, सेंट्रल वेन ये कर देंगे, देन इसकी जो ब्रांचेस हैं ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई शेडोइंग करने की, 3D डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपने क्या करना है, एक पेंसिल से ड्रॉ कर देनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है जो उन्होंने बताया कि लार्ज ड्राइंग, इससे इसका साइज बड़ा होना चाहिए, ये आपने एक चीज देखनी है। देन आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द फोटोग्राफ टू जॉइंट्स ए एंड बी, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। अच्छा जी, अब क्या करना है, वही जो पॉइंट ए और बी था, ए और बी के दौरान आपने स्ट्रेट एक लाइन लगा लेनी है रूलर से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने ए को मेंशन कर देना है और बी को मेंशन कर देना है, उसी जगह पे इनके दरमियान भी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ठीक है, देन हम क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताए हुए हैं, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। वो जो ए और बी के दरमियान हमने लगाया था ऊपर डायग्राम में, उसकी आपने सिंपल लेंथ मेजर करनी है। यूनिट्स उन्होंने आपको बताए हुए हैं, तो मिलीमीटर में ही हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। देन ऑन योर ड्राइंग ड्रॉ अ लाइन एट द सेम लोकेशन। उसी लोकेशन पे हमने ए और बी पॉइंट्स बताए अपनी ड्राइंग पे और उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। देन मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, पहले उसकी की थी यहाँ पे मेजर, अब इसकी करनी है। ठीक है, और कोशिश हमने क्या करनी है कि ये जब मिलीमीटर में थी तो हमने इसकी जो लेंथ है वो भी मिलीमीटर में ही मेजर करनी है। Then use your measurement in B2 and 3 to calculate the magnification of your drawing compared to the photograph. Then अब हमने उसका magnification का लगाना है। अब देखो, बस हम सपोज कर लेते हैं कि इस A और B की जो लेंथ थी ना वो आपके पास आई थी 20 मिलीमीटर, जो उन्होंने पहले हमें बना के दी हुई थी। जो हमने ड्रॉ की है वो हमने बड़ी ड्रॉ की है, तो इसकी जो लेंथ आई होगी A और B की वो आई होगी 40 मिलीमीटर। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो उन्होंने मैग्निफिकेशन हमें निकालने के लिए कहा है। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम इसकी करेंगे। सो मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता है जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है फाइनल वैल्यू या फाइनल इमेज वर्सेस इनिशियल इमेज या गिवन इमेज। ठीक है, गिवन इमेज जो एक्चुअल में होती है, फाइनल इमेज जो हमें नजर आ रही होती है। अब हमें जो लेंथ नजर आई थी वो आई थी 40 मिलीमीटर की, 40 मिलीमीटर की, और जो गिवन इमेज थी हमारे पास वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 20 की। ठीक है, सो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी 2 से। ठीक है, 2 के फैक्टर से हम इसको मैग्नीफाई कर दिया है, सो इसमें हम 2 लगा देंगे। जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आपने इसमें पुट कर देना है। ओके, देन ये मैग्निफिकेशन का आंसर हो गया आपके पास। अगला एक क्वेश्चन उन्होंने सिंपल सा हमें दिया हुआ है, 2.2 इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए लीफ फ्रॉम ए स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो से हमें ये एक इमेज उन्होंने बना दी है। डिस्क्राइब वन विजिबल डिफरेंस एंड वन विजिबल सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोटैटो लीफ इन फिगर 2.1 एंड द स्वीट पोटैटो लीफ इन 2.2। इसमें और ऊपर वाला जो लीफ उन्होंने दिया हुआ था इसमें आपने एक
विजिबल सिमिलैरिटी बतानी है, एक तो वो होती है जो आपने थ्योरी में पढ़ी हुई होती है, हो सकता है आप कहें कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। विजिबल सिमिलैरिटी क्या है, जो आपको नजर आ रही है इन दोनों डायग्राम्स में। अब देखो अगर हम उस भी डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, सो उस डायग्राम में आपके पास जो स्टॉक थी ना वो छोटी थी, ठीक है, स्टॉक। इस डायग्राम में जो न्यू स्वीट पोटैटो की आपको बताई गई है, इसमें स्टॉक आपके पास थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, स्टॉक की, बल्कि मैं उसी जगह पे अगर लेके आऊं उसको, तो ये देखें इसमें स्टॉक की लेंथ जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। उसमें ये लीफ इस तरह का आ रहा था, इसमें चूंकि लीफ का स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर चला गया है तो स्टॉक की लेंथ जो है वो लंबी होगी आपके पास। तो एक तो सिमिलैरिटी ये होगी, आप कोई भी सिमिलैरिटी लिख सकते हो, मैं आपको 2-3 सिमिलैरिटीज बता देता हूँ। दूसरा, इसका शेप देखो, ये हार्ट शेप की आपके पास है, हार्ट शेप का इसका लीफ का स्ट्रक्चर है, जबकि ऊपर वाला जो पोटैटो था आपके, सॉरी, ऊपर वाला पोटैटो का जो लीफ था उसका जो स्ट्रक्चर था आपके पास वो ओवल शेप्ड का था, ठीक है। सो इसका ओवल शेप्ड है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। आपको एक पूछा गया तो आपने एक ही लिखना है। अब इसमें से क्या पूछ रहे हैं, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में हम सिंपल लिख देते हैं कि ये जो लीफ है इसके अंदर भी वेन्स प्रेजेंट है, यानी ब्रांचिंग हुई हुई है इसकी उसकी, और ऊपर वाली जब हम ये देखते हैं ऊपर वाला, तो इसमें भी हमारे पास ब्रांचेस प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखो। सो प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज द सिमिलैरिटी एंड द लेंथ ऑफ द स्टॉक इज द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे आपके पास ये पेपर खत्म हो जाता है। बाकी ये जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, फिजिकल लेक्चर्स, ये बीकन एक्सीलेंस अकेडमी में रिकॉर्ड करते हैं। सो अगर आपको किसी को फिजिकल क्लासेस बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट की लेनी हो OA लेवल्स की, तो आप बीकन एक्सीलेंस अकेडमी जो कि लाहौर कलमा चौक में, वहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू।